अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसाम है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर्स को एमडी कैट के, तो चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट करना है। 7 चैप्टर जो है 7 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था, तो चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितने भी पास्ट पेपर्स की वीडियोज़ हों एमडी कैट के या उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप तक जो है बर वक्त पहुँच सके। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर पहला एमसीक्यूज है हमारे पास। कह रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। अच्छा, इन सब में मॉलिक्यूल्स में से आपको बताना है कि भाई जीरो डायपोल मोमेंट जो है कौन से मॉलिक्यूल का होगा। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि भाई डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। तो कह रहे हैं आपसे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स, यानी कि डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है चार्जेस इनटू डिस्टेंस। सही है कि भाई जो डिस्टेंस है हमारे पास चार्जेस का, सेंटर्स का जो डिस्टेंस है और जो चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जिसका जो यूनिट होता है हमारे पास, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो होता है वो कूलम मीटर होता है। सही है, एसआई यूनिट कूलम मीटर। और ये सी जो है सेंटीमीटर नहीं होगा, ये बड़ा सी है, तो जो कि कूलम को शो करता है तो कूलम मीटर हो जाएगा। अच्छा, वन डेबी आपको पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि भाई वन डेबी जो यूनिट होता है डी जिससे डिनोट करते हैं 1D यानी कि डेबी, जो कि बराबर होता है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो ये बराबर होता है 3.336 एक्सपोनेंट -30 के। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बस इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ताकि आप लोग ये चीज़ अपने पास नोट करो। मे बी पॉसिबल इसका जो है एमसीक्यूज़ आ सकता है। ठीक है, तो अब डायपोल मूवमेंट समझ आ गया कि भाई डायपोल मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, Q इंटू डी। अब जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होता है? तो भाई जीरो डायपोल मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जीरो हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी जीरो होती है? जो कि नॉन पोलर होता है। जो भी कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा? जीरो होगा, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो हो ज़्यादातर। अब हाइड्रोजन है, अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इन दोनों का रिएक्शन करना चाह रहा हूं मैं और H2 बनाना चाह रहा हूं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 होती है, और दूसरा हाइड्रोजन है तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी भाई? 2.2 होगी। इसकी भी 2.2, इसकी भी 2.2। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अब मुझे बताओ कि भाई कौन सा एटम, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, या ये वाला हाइड्रोजन इस वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। अब क्यों? क्योंकि भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना। अगर किसी की ज़्यादा होती, इसकी 4 होती, 3.5 होती, 3.6 होती, तो मैं कहता कि वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, लेकिन दोनों बराबर है। भाई जब वो रस्सी वाले वो गेम देखा होगा, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, रस्सी कुशा ऐसा कुछ नाम होता है, जिसमें दोनों तरफ बराबर बराबर लोग खड़े होते हैं। एक तरफ मैं बोलूँ कि भाई इस तरफ से जो लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रही है उसके अंदर वो लग रही है 1000 न्यूटन, और मैं बोल रहा हूँ दूसरी तरफ से भी 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो भाई कौन किसको खींच पाएगा? कोई भी किसी को नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रही है? बराबर। तो जब यहाँ पे भी दोनों की बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ना तो ये वाला इसको खींच पाएगा ना ये वाला इसको खींच पाएगा, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। अब जीरो है तो भाई नॉन पोलर भी होगा, जीरो है ना तो नॉन पोलर होगा। तो इसका मतलब पता चला कि भाई जो भी नॉन पोलर कंपाउंड है, अब चाहे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो कि ना हो, नॉन पोलर है अगर, तो इसका मतलब वो हमारे पास उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा भाई?
जीरो होगा। ये बात समझ आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो या फिर नॉन पोलर हो। तो देखो एक ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हो गया, H2O। पानी तो नॉन पोलर होता ही नहीं है, वो तो पोलर है, तो इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं हो सकता। बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन देखो, H2O तो नहीं हो सकता। बाकी बचा भाई NH3, अमोनिया। अमोनिया नॉन पोलर नहीं होता, अमोनिया पोलर होता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बचा CaCl3। ये है फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो CHCl3 हो गया ये, और एक मोस्ट कॉमन क्लोरोफॉर्म जो हम यूज करते हैं CCl4। CCl4 अगर होता तो CCl4 भी नॉन पोलर है, लेकिन CHCl3 नॉन पोलर नहीं होता। क्लोरोफॉर्म तो है लेकिन नॉन पोलर नहीं होगा, ये पोलर होगा। तो वाटर भी पोलर, और मैंने बताया क्लोरोफॉर्म भी पोलर होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। NH3 भी पोलर होगा। तो एक ऑप्शन ही बच रहा है हमारे पास, BF3। अब BF3 नॉन पोलर क्यों है? BF3 जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता, लेकिन फिर भी BF3 नॉन पोलर है। अब देखो B बोरॉन है यहाँ पे, इस साइड से इसको फ्लोरीन खींच रहा है, इस साइड से भी इसको फ्लोरीन खींच रहा है, इस साइड से भी इसको फ्लोरीन खींच रहा है, यानी कि इस साइड से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, यहाँ से 4 की पावर लग रही है, यहाँ से भी 4 की पावर लग रही है, यहाँ से भी 4 की पावर लग रही है, तो तीनों तरफ से बराबर लग रही है। तो कौन बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच पाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि बराबर है। हाँ अगर यहाँ पे मैं बोलता Cl आ गया, क्लोरीन आ गया, तो मैं बोलता कि हाँ फिर जो है फ्लोरीन वो उसको अपने पास खींच लेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। मैंने अभी बताया क्लोरोफॉर्म के बारे में कि भाई CCl4 यानी कि एक कार्बन चार क्लोरीन, तीन क्लोरीन तो थे, देखो हाइड्रोजन अपने पास नहीं खींच पाएगा, बाकी तीनों अपने पास खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रो, तो इसलिए ये हमने बोला भाई क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि चारों तरफ से बराबर फोर्स नहीं लग रही। यहाँ पे भी Cl होता, अब चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, तो हम बोलते हैं भाई नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे बराबर है, तीनों बराबर है, तो इसलिए ये नॉन पोलर नहीं होगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो वाटर नॉन पोलर क्यों नहीं होता? वाटर नॉन पोलर इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और वाटर पोलर है। ठीक है, तो इसकी वजह से भाई ये नॉन पोलर है, तो सही आंसर जो है हमारे पास BF3 हो जाएगा कि भाई BF3 नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस इनमें से स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि भाई फौरन रिएक्शन करने वाला, फौरन हरकत में आने वाला, तो हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जो है वो होता है हमारे पास। अब लेकिन सवाल ये है कि भाई इन रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं इनका एक्चुअल मतलब क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल क्या होता है भाई? यूनी मीन्स सेम, तो सेम, सेम का मतलब, यूनी का मतलब क्या होता है भाई? सेम। तो सेम यूनी डायरेक्शनल क्या हो गया हमारे पास? सेम डायरेक्शनल में, यानी कि सेम डायरेक्शनल में कोई भी अगर ट्रैवल करे, कोई भी रिएक्शन हो, ट्रैवल सेम डायरेक्शन में करे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज, दो मेटल की बॉडी रख दी, तो अब होगा क्या, एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी जो है कोल्ड है। तो जो हॉट बॉडी होती है उसमें से हीट ट्रांसफर होके कोल्ड बॉडी में चली जाएगी, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब कोल्ड बॉडी में चली गई तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई कभी भी दो बॉडी, एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक का जो है टेम्परेचर कम हो, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला हीट ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये एक दफ़ा के लिए थोड़ी है, जब भी कभी दो बॉडीज आएंगी, एक हॉट हो एक कोल्ड हो, तो भाई हीट ट्रांसफर होगा हॉट टू कोल्ड। तो ये यूनिडायरेक्शनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि भाई मैंने रखा और जाहिर है 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन अन यूनिडायरेक्शनल, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि भाई स्पॉन्टेनियस तो होता है। अब देखो एक चीज़ पता चल गई कि भाई यूनिडायरेक्शनल स्पॉन्टेनियस तो होता है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स जो कि रिवर्स
जो रिएक्शन क्या ना हो सके, रिवर्स ना हो सके। जैसे कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया, ये रिवर्सिबल का साइन लगा दिया यहाँ पे रिवर्सिबल के अंदर, लेकिन ये रिवर्सिबल सिंगल होगा ये, यानी कि सिर्फ ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है एक रिएक्शन, मशहूर ज़माना रिएक्शन हमने ले लिया कि भाई सॉल्ट को पानी में मिक्स किया, तो आपको पता है जब सॉल्ट और वाटर मिलते हैं तो एसिड और बेस बनता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो भाई सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, भाई नमक को पानी में डाला मैंने तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फॉरन डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यूनिडायरेक्शनल भी स्पॉन्टेनियस था, और अब हमें पता चला कि भाई इरिवर्सिबल भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें जो मौजूद हैं ये दोनों तो स्पॉन्टेनियस हैं। अब यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा, तो मतलब ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए, ऑप्शन बी भी सही होना चाहिए। रियल प्रोसेस भी देख लो भाई, रियल प्रोसेस क्या होता है। रियल प्रोसेस मतलब रियल कोई रिएक्शन हो रहा हो ना, कि भाई वो रियल प्रोसेस कहलाएगा। इट इज ऑल्सो एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रियल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच एग्जिस्ट ऑन रियल वर्ल्ड। भाई रियल में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन भी रियल प्रोसेस था, रियल प्रोसेस का एक रिएक्शन था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में होता है ना, नमक और पानी हम मिला सकते हैं, पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो भाई रियल प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल भी स्पॉन्टेनियस है, यूनिडायरेक्शनल भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, और ये ऑप्शन भी सही है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका मतलब हमने क्या लगा दिया भाई, ऑल ऑफ दी अबव। अब इसके ऐसे एमसीक्यूज के मामले में ना क्या होता है, जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो, तो मैंने जितना नोट किया है, मे बी पॉसिबल मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको कि 70% क्या होता है, 70% जो ऑल ऑफ दी अबव हो जहाँ पे होता है ना, वही सही आंसर होता है। मैं नन ऑफ दी अबव की बात नहीं करूँगा ना, नन ऑफ दी अबव की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ऑल ऑफ दी अबव की। ऑल ऑफ दी अबव, या फिर होता है अक्सर ए एंड सी, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो वो ए एंड सी अक्सर होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। ये लेकिन किस सूरत में आप अप्लाई करोगे, जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए यार ये एमसीक्यूज तो मुझसे हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव अगर दिख रहा हो तो आप कोशिश करना कि भाई ऑल ऑफ दी अबव लगा दो। ये बहुत ही वर्स्ट सुनैरियो होगा कि बिल्कुल वर्स्ट जाके आप जो है आपने ये करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि यार चलो 70% तो सर ने कहा था, चलो यार लगा देता हूँ क्या पता सही हो जाए। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन इसमें से भाई बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आइंस मिला जब OH नेगेटिव आइंस है, यानी कि H पॉजिटिव यानी कि एसिड। H पॉजिटिव की जब भी बात करोगे तो भाई एसिड है वो, क्योंकि जो भी पानी में प्रोड्यूस होके भाई H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करे एसिड है, OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करे तो बेस है। एसिड और बेस जब भी मिलते हैं, वैन एसिड एंड बेस कंबाइंस इट इज न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन आपको पता है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, सही है। और हीट क्या होती है उसके अंदर, रिलीज होती है। हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सो मीन्स रिलीज होना, थर्म मीन्स हीट। हीट का एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट इज रिलीज, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सो में रिलीज होगी और एंडो में जो है एब्जॉर्ब होगी। तो भाई इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही हो गया कि भाई हीट क्या होगी, रिलीज होगी जब एसिड और बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके अंदर मेजॉरिटी हीट जो है क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन ये भी देख लेते हैं भाई कि बाकी ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, ऐसा ना हो ना कि कोई और अच्छे अच्छा ऑप्शन मिल जाए हमारे पास। सोडियम, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक तो आयोनाइजेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या टूट रहे हैं भाई, आइंस में टूट रहा है, सही है। तो इट इज एन आयोनाइजेशन रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। जब भी तोड़ना होता है, ये बात आपको याद रखनी है, अभी मैं एक दो की पॉइंट्स भी बता दूंगा नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर इसका। जब भी तोड़ेंगे, तोड़ा है ना इसको, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा, तो जब भी तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए
क्या एनर्जी चाहिए होती है। जब भी किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो भाई क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी चाहिए मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक होगा? नहीं, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें तोड़ना होता है। ठीक है, तीसरा रिएक्शन क्या है भाई, वाटर को तोड़ें। देखो H2 था, हाइड्रोजन, उसको तोड़ दिया न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर तोड़ा, अब तोड़ा है तो इसका मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो रिएक्शन कैसा होगा भाई, एंडोथर्मिक। समझ आ रहा है एंडोथर्मिक भाई, कि हमारे पास जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए। ये देखो क्लोरीन तोड़ लें, तो तोड़ लें तो भाई फिर यहाँ पे एंडोथर्मिक। तो इतना बहुत ये मैं समझता हूँ, अगर थोड़ी सी नौहा है तो ये इतना पता है ना कि भाई तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होती है जब भी तोड़ते हैं, तो आपको आंसर ही समझ आ जाएगा, पूरा समझ आएगा भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, वो यही है, क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जोड़ने से मुराद के वो है न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक बताओ कि भाई कौन सा रिएक्शन जो है हमारे पास एंडोथर्मिक इसके अंदर मौजूद है। तो देखो मैंने अभी बताया कि भाई किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, हीट रिक्वायर्ड है। हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा भाई, एंडोथर्मिक का कोई भी तोड़ है। अच्छा, ये रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन जो मैंने बोला था कि भाई निशानी बता देता हूँ, तो ये देखो जरा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। जब भी कंबशन रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। या न्यूट्रलाइजेशन, अभी मैंने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी आ जाए, कंबशन रिएक्शन आ जाए। अब कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है भाई, कंबशन रिएक्शन है। अब कंबशन रिएक्शन आ गया, इसका मतलब भाई रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये पहला वाला तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर हो, आंख बंद करके बोल देना भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां पे N2 और H2 दो हाइड्रोजन है और हमारे पास तीन जो है ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन दो है हमारे पास और हाइड्रोजन भी दो हैं, तो रिएक्शन जो है हमारे पास ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो है एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, वाटर है। अब वाटर को हम जब तोड़ेंगे तो तभी तो हाइड्रोजन में टूटेगा वो, और साथ साथ किस में टूटेगा भाई, वो ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा। तो इसका मतलब ये इस रिएक्शन के अंदर हमें H2O को क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। और अभी मैंने बताया कि भाई जब भी जो है आपको रिएक्शन को तोड़ना पड़े तो वो रिएक्शन कैसा होगा आपके पास, हमेशा जो है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। क्यों एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि रिएक्शन को तोड़ने के लिए मैंने अभी बताया कि भाई क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। अब एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है भाई, एंडोथर्मिक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास एंडोथर्मिक है। तो नन ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, द हीट ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन। हीट ऑफ हाइड्रेशन कब डिक्रीज होता है, जब इनमें से कौन सी चीज जो है इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम देखेंगे ना कि भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन असल में क्या होती है। तो पहले देखो ये समझो, डेफिनेशन लिख लो, नोट करो अपने पास कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि भाई मैं बोल रहा हूँ सिंपल अल्फाजों में, इतना मुश्किल आपको करके 1 मोल ऑफ एन आइन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, क्या मतलब भाई, पानी उठाया, नमक डाला उसके अंदर, नमक को मिक्स कर दिया। अब आपको इतना तो पता होगा, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी कि भाई नमक को जब पानी में डिजॉल्व करेंगे Na पॉजिटिव आइंस देगा और Cl नेगेटिव आइंस देगा। तो Na पॉजिटिव में टूट गया और Cl नेगेटिव में टूट गया, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब Na पॉजिटिव में टूटा,
इसके सराउंडिंग में, क्योंकि पानी में डिजोल्व है ना, इसके सराउंडिंग में क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसके सराउंडिंग में क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसी को जो है हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि जब आइंस जो है सराउंडेड बाय हो जाएं, कि भाई आइंस को सराउंड कर ले कौन? वाटर के मॉलिक्यूल, तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब तो भाई आइंस है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका मतलब डिपेंड ही किस पे कर रहा है? आइंस पे कर रहा है। अब ये रिलेशन बता दिया कि भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आइंस। जितना बड़ा साइज होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन छोटा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं ना भाई। जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, जैसी जैसी डाउन दी ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये तो पता होगा ना कि भाई डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहता है। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसके पास 2 शेल हैं, एक शेल है, इसके पास 2, इसके पास 3, अब 3 शेल हैं, और पोटेशियम के पास 4 शेल हैं। अब 4 शेल वाले को कम हीट चाहिए होती है एज कंपेयर टू 3 शेल वाले को, क्योंकि फासला ज़्यादा है ना, इसका फासला एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब तोड़ना आसान है। भाई जितना रेडियस ज़्यादा होता है उतना तोड़ना जो है क्या होता है? आसान होता है। तो तोड़ना आसान है तो मतलब कम हीट चाहिए होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कब कम होगी? डिक्रीज कब होगी? जब आइंस क्या होंगे, आइंस का साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऐसे तो हमने कोई देखा ही नहीं भाई न्यूट्रॉन वाला। साइज ऑफ कैटाइंस, हाँ ये हो सकता है हमारे पास कि भाई साइज ऑफ कैटाइंस पे तो डिपेंड करता है। साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई, अच्छा ये भी जो है ना एटॉमिक रेडियाई पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखो परफेक्शन साइज ऑफ कैटाइन ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आइंस की बात नहीं की, एटॉमिक रेडियाई तो बोला। अब एटॉमिक रेडियाई आपको पता है एटम का भी होता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो भाई वो कैटाइन ही होगा या एनाइन ही होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास हमने बोला कि भाई साइज ऑफ कैटाइन पे तो 110% अभी हमने पढ़ा कि वो करता ही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे बार बार कहना है कि अगर सही ऑप्शन मिल भी जाता है, आपने फिर भी बकाया ऑप्शंस को लाजमी तौर पे पढ़ना होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। अच्छा कौन सा रिएक्शन इसमें से जो है एंडोथर्मिक है? देखो कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन आ गया तो एक ऑप्शन चलो ख़त्म हो गया आपके पास कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कंबशन हमेशा, ठीक है, तो ये छोड़ दिया। बल्कि ये तो वही रिएक्शन हो गया ना कि भाई एंडो H2O तो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक बता चुका हूँ मैं, और कंबशन आ गया तो वो भी है एक्सोथर्मिक। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाँ ये देखो वाटर बन रहा है, एमसीक्यूज नंबर 3 था ना, इसमें देखो वाटर बन रहा था, न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी, तो हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन क्या है भाई? एक्सोथर्मिक। अभी हमने पढ़ा कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, और कंबशन भी एक्सोथर्मिक होगी। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। देखो ये दोनों बस जहन में रखो, कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन दोनों एक्सोथर्मिक। ये देखो आपको आंसर मिल जाएगा सिर्फ अगर ये दो चीज़ें पता है। ये रहा कंबशन रिएक्शन और ये रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, तो नन ऑफ दीज, बहुत कम चांसेस होते हैं नन ऑफ दीज के। तो 90% आपको अगर नहीं भी पता कि भाई ये एंडोथर्मिक है कि नहीं, तो 90% आपको पास चांस बन रहे हैं कि यार यही ऑप्शन सही होगा। सही है, 10% नन ऑफ दीज का हो जाता है। तो देखो N2O2 हमारे पास नाइट्रोजन मिल रहा है किससे? ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? नाइट्रोजन मिल रहा है देखो ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि भाई बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया होगा, इसलिए बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? उसके तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो हमने बोला कि भाई जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब तोड़ने के लिए हमने बोला क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन
तो इस वजह से ये एक्सोथर्मिक था, क्योंकि कार्बन आ रहा है, कार्बन के साथ हमने क्या बोला, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वो हमारे पास कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो है हम कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसके अंदर डिकम्पोजिशन क्योंकि हो रही है। ठीक है, डिकम्पोजिशन होने की वजह से, अच्छा ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे भी, तो अगर आप बोलोगे भाई ये भी कंबशन रिएक्शन है, तो ये भी कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन में हम मोस्टली कंबशन रिएक्शन उसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन उसके अंदर आएगा, ऑक्सीजन उसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर आएगा, और साथ साथ उसके अंदर ये चीज़ मैं शायद मिस कर गया था, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर भी मिलता है। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, ऑक्सीजन अगरचे रिएक्टेंट के अंदर है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ना तो हमें H2O मिल रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हमने बोला क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रही है रिएक्टेंट के अंदर, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो इसलिए हमने बोला कि भाई रिएक्शन कैसा होगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो डी, क्योंकि नन ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने जो है उसको नहीं लगाया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी आप नोट कर लेना कि भाई फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक होता है। तो ये अगर आप को समझ आ गया है ये चार चीज़ें, तो मेरे ख्याल से रिएक्शन वाले कम से कम क्वेश्चन आप करके आओगे अगर पेपर में आता है। ठीक है, तो अब तक यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।